हाँ भाई नमस्कार, रामलालों, श्यामलालों, सुंदर कन्याओं। मौज चल रही है, पढ़ाई चल रही है, मास्टर की पिटाई हो रही है। हाँ सर, केटीजी चल रही है। केटीजी ऑलमोस्ट खत्म है। आज अपन चालू करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। एक आध पैलेट प्रॉब्लम जो मैंने आपको होमवर्क में दी थी उसी को आगे बढ़ाते हैं, जोश और जुनून बनाए रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट टर्न पे अपन ने होमवर्क दिया था, बिना टाइम खराब करे याद करो क्या दिया था। मैंने आपको पैलेट प्रॉब्लम समझाने का प्रयास करा था। बहुत वैरायटी आ सकती है, इक्का दुक्का करा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी से कॉन्सेप्ट समझ आए। पेरोमीटर, मैनोमीटर, लास्ट टर्न बहुत ज्यादा दिमाग से पूरे रटने वाला था, रट के समझने वाला था। ओके सर, लास्ट टर्न पे सवाल क्या दिया था कि अगर भाई एक मरकरी पैलेट 10 सेंटीमीटर की नीचे 20 सेंटीमीटर की गैस ऐसे रखी हुई है, इसका मतलब अगर अपन इसको पूरा पलट दें और ये माना जाए कि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, पलट दें तो बताओ नई लेंथ ऑफ गैस क्या होगी। पैलेट आपको समझा दिया था। एक ऐसा समझो अपना जो पैच है एक मरकरी का 10 सेंटीमीटर का, उसकी लेंथ तो चेंज नहीं होगी। अगर अपन पहले से समझें तो अपने को समझ में आएगा कि यहाँ पर प्रेशर ऑफ गैस जो है वो कितना है। प्रेशर ऑफ गैस है, ध्यान से समझो, 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है +10 यानी कि 85 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। क्या ये इनिशियल प्रेशर हो गया? क्या इनिशियल वॉल्यूम हो गई 20 × A? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, बात आपकी समझ आ रही है। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, मैं ही कर लेता हूँ ना, यहाँ क्यों करूँ? समझ आ रहा है सब? हाँ सर, हाँ सर, ये क्लियर सर। अब समझो पी फाइनल, पी फाइनल ऑफ गैस। ओके ठीक है सर। अच्छा वी फाइनल x × A। हो अच्छा, पी फाइनल ऑफ गैस देखो ऐसे पलट लिया तो समझो यहाँ पे प्रेशर कितना P0 या, और यहाँ पे कितना प्रेशर फाइनल। तो क्या प्रेशर फाइनल +10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी इक्वल टू क्या 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। यहां पर अगर बैलेंसिंग होनी है तो प्रेशर ऑफ गैस +10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी इक्वल टू 75 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, मतलब पी फाइनल ऑफ गैस क्या हो गया? 65 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। यानी कि ध्यान से सोचो तो गैस का प्रेशर सीधे से उल्टा करने पर 85 से 65 हो गया, से 85 से 65 हो गया। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी फाइनल वी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल वी इनिशियल। क्या करा था? अरे ट्राई करा था। अरे हाँ सर, पी फाइनल सर 65, रोज ही लिखने की जरूरत नहीं, कट जाएगा। वी फाइनल कितना? वी फाइनल x × A। हो पी इनिशियल 85, वी इनिशियल 30, सॉरी 20 × A। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, ए ने ए को मार दिया। x की वैल्यू क्या आई? 85 × 25 बाई 85 × 20 बाई 65। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। 5 से अगर इसको मार लो तो ये हो गया 13, 5 × 5 और ये हो गया 17। अरे हाँ सर, तो 340/13, 340/13। अरे हाँ 13 × 2 = 26, तो 20 समथिंग वो थोड़ी सी बढ़ के आएगी। अरे हाँ सर, बात तो अपनी सही है। तो आंसर आ गया 340/13 सेंटीमीटर। अब जो भी आएगा वो आ जाएगा। अरे हाँ सर, कितना आएगा? 26 में बचा 4, तो ये बच गया 44। हाँ कितना बचा? 4 बचा ना उधर, नहीं 34 में से 26 गया तो कितना? 13 × 2 आएगा ना, हाँ 2 तो आएगा ही, और बचेगा उधर तो 13 × 2 = 26 में 4, तो ठीक है 44 टाइप। अरे हाँ, तो फिर ये 23 पॉइंट समथिंग कुछ तो आएगा। जो भी आएगा आ जाएगा वो, ठीक है। फिर था जो मैं बोला चमका। अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर, सही बोल रहे हो सर आप। बोलो क्लियर है क्या? अरे गारंटीड। 340/13 सेंटीमीटर। ऐसा सवाल अगर आएगा क्या कर लोगे? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, बोलो क्लियर। ऐसे अगर पैलेट प्रॉब्लम कहीं आ जाए तो हमें करने आने चाहिए। अच्छा ठीक है, हाँ उल्टा हो गया भाई, उल्टा उठ गया। 26.06। सही चल रहा है सर, बिल्कुल सही चल रहा है। बोलो क्लियर है क्या? आंसर तो सही निकाला था ना, पीछे देखो तो कितना आया था अपना? अपना आया था अरे 340/13, 26 पॉइंट, बिल्कुल सही।
अरे बोलो भाई आ गया क्या? अरे बोलो भाई आ गया क्या? हाँ सर, ये सही करा ना? हाँ बिल्कुल सही करा। बोलो क्लियर है क्या? पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल सर, आ गया। बोलो क्लियर? हाँ सर, आंसर आ गया। लो भाई एक और कर दो। A murky pellet is placed inside a glass tube. अब जो ग्लास ट्यूब है दोनों तरफ से क्लोज्ड है, दोनों तरफ प्रेशर पी नॉट है और बीच में जो पैलेट है उसकी 40 सेंटीमीटर लेंथ है। कुल मिलाकर टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है। सवाल समझा रहा हूँ। पैलेट की लेंथ 40 सेंटीमीटर है, दोनों तरफ गैस नॉर्मल प्रेशर पे है, पी नॉट पे 30 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। बोलो क्लियर? ओके। न्यू लेंथ ऑफ गैस कॉलम्स इन द ट्यूब इज टिल्टेड बाय 90 डिग्री एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। बोला गया कि अगर ट्यूब को 90 डिग्री घुमा दें, कितना घुमा दें? 90 डिग्री। लो भाई घुमा दिया, देखो भाई 90 डिग्री, ये लो। तो सोचो कि एक तरफ नीचे आ जाएगा और एक तरफ ऊपर हो जाएगा। और नीचे लाने पर मान लो कि ये वाली लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। ओके, तो उसने क्या पूछा? ध्यान से देखो, उसने पूछा फाइंड द न्यू लेंथ, नहीं न्यू प्रेशर, न्यू प्रेशर of gas columns. If the tube is tilted by 90 degree at constant temperature and the lower length of the, नीचे वाली जो लेंथ हो गई वो हो गई 20 सेंटीमीटर। ऐसा हो गया। ओ हो ये 20 हो गया। हाँ अब समझे अपन। पहले टेम्परेचर अपन कांस्टेंट मानते हैं। ये वाला कॉलम मान लो यहाँ आ गया, ये वाला कॉलम मान लो यहाँ आ गया। समझ में आ रहा है? ओके, ये 30 का 20 हो गया। इनिशियली था पी नॉट इंटू 30 इंटू ए इसके लिए, और फाइनली इसमें मान लेते हैं P1। तो ये 20, ये 40, तो ये कितना बचा? ये कितना बचा बोलो? सर ये बच गया, ये 40, ये 20, तो ये अपना कितना बच गया? ये हो गया सर 20 40, ये 100 था ना टोटल, तो 40 में और उधर कितना 30, तो 20 ये हो गया 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 40, ये 40 बच गया। तो इक्वल टू 40 इंटू ए इंटू P1। हाँ ऐसे ही अगर इसके लिए लगाएं दूसरे के लिए तो P नॉट इंटू 30 इंटू ए, नीचे यहाँ पे प्रेशर मान लो फाइनली P2, तो फाइनल वॉल्यूम कितनी हो गई? P1 V1 बराबर P2 V2 लगा रहा हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट है, 20 इंटू ए इंटू P2। अरे हाँ सर, ए ने ए को मार दिया, इसको मार दिया। ध्यान से देखो तो इन दोनों को इक्वेट कर लो, तो आया 2P1 इक्वल टू P2, 2P1 इक्वल टू P2। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। 2P1 इक्वल टू P2, 2P1 इक्वल टू P2। अच्छा एक बात और सही, यहाँ पे प्रेशर अगर P1 है तो यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो क्या P2 बराबर होना चाहिए P1 प्लस 40 सेंटीमीटर ऑफ Hg? अरे हाँ सर, और P2 बराबर क्या है? 2P1। अरे हाँ, तो क्या 2P1 इक्वल टू P1 प्लस 40 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मतलब क्या P1 की वैल्यू आई 40 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो P2 की वैल्यू क्या आई? 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अगर फाइनल प्रेशर्स पूछ लिए जाए तो ये सिचुएशन होगी गैसेस की। अरे अगर जो सिचुएशन दी हुई है उसके हिसाब से। अरे हाँ, P फाइनल अप इज 40, P फाइनल डाउन इज 80। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। सवाल क्या था? एक ट्यूब ली, 40 सेंटीमीटर पैलेट लिया, दोनों तरफ कोई गैस ली, उसका प्रेशर दोनों गैसेस बराबर थी, प्रेशर उनका P नॉट था, लेंथ 30 सेंटीमीटर थी, इसको ऐसे कर दिया तो नीचे पैलेट थोड़ा नीचे सरका, फाइनल लेंथ नीचे वाले की हो गई 20। तो पूछा ऊपर और नीचे का प्रेशर क्या होगा? सवाल ये था। मुझे लगा ही नहीं तुम समझ पाए। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, फिर मैं कह रहा हूँ पैलेट पे पूरा एक लेक्चर निकाल सकते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा आता नहीं है, इसीलिए उसकी एक छोटी सी हेडिंग बना के आपको 2 सवाल करा दिए हैं। आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बेसिक से बैरोमीटर वाले सवाल से रिलेटेड जो होते हैं उस तरीके के पैलेट प्रॉब्लम्स के सवाल आपको समझ आने चाहिए। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो भाई। हाँ सर, हाँ सर। बिल्कुल सही सर, बढ़िया सर, जोरदार सर। आगे बढ़ जाएं क्या? अरे सोच लो, आगे बढ़ जाएं क्या? हाँ सर, बढ़ जाओ, बिल्कुल बढ़ जाओ।
हो डिग्री ऑफ फ्रीडम वापस कैसे आ गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ चुके अपन। हाँ, अब क्या आया? थर्मोडायनेमिक्स, एक ही हिस्सा है सब केटीजी। थर्मोडायनेमिक्स अब हीट में ही चल रहा है। थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं जो पढ़ चुके हैं उससे सब रिलेटेड है। ये एक ही चैप्टर की सीक्वेंस है, ऐसे अलग अलग मतलब पढ़ो उसको कि भाई केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, वही सब इस कॉन्सेप्ट इसमें भी आएंगे, जो उसमें यूज लिया वो उसको आएगा। पर थर्मोडायनेमिक्स को एक अलग चैप्टर के एक बड़ी हेडिंग के नाम से आप जान सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स पहले बेसिक मतलब समझे। थर्मो मतलब टेम्परेचर, डायनेमिक्स मतलब मैकेनिक्स। और हाँ सर, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो रिलेटेड टू हीट टेम्परेचर। थर्मो मतलब हीट से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड। डायनेमिक्स मतलब हीट मैकेनिक्स से रिलेटेड। ऐसे कैसे? जय सोच, जरा सिंपल सी बात बताता हूँ। ठंडा हो जाए, ओ ऐसे ऐसे हाथों को करो। क्या तुमने कार्य करा? क्या तुमने वर्णन करा? मैकेनिक्स। हाथ गर्म हो गए, थर्मो। अरे हाँ सर, समझ आया सर। वर्कडन इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, यानी कि मैकेनिक्स इज कन्वर्टेड व्हाट, हीट। अरे हाँ सर, ऐसे सर्दी में से करते ना तो हाथ गर्म होते नहीं होते, क्योंकि अपन कार्य को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? हीट में। अरे हाँ सर, क्या वर्कडन यानी कि क्या मैकेनिक्स कैन बी कन्वर्टेड टू हीट? हाँ, जब बहुत तेज चीज टकराती है किसी भी ब्लॉक पर, क्या वहां पे गर्म हो जाती है? वो हीट हो जाती है। अरे हाँ, वर्कडन इज कन्वर्टेड इनटू हीट। उल्टा भी करते हैं अपन। स्टीम इंजन उसका एग्जांपल है बेस्ट। क्या उसमें गैस कार्य, क्या गैस के हीट में एक्सचेंज होता है? अरे हाँ सर, तो हीट इज कन्वर्टिंग इनटू व्हाट? क्या वो स्टीम इंजन में जो हीट जनरेट होती है, कोयले से जो आग लगाते हैं उससे जो हीट जनरेट होती है उससे अपना पिस्टन चलता है? अरे हाँ सर, स्टीम इंजन। अरे यस सर, दैट इज व्हाट, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिक्स। यानी कि थर्मो का डायनेमिक्स में, डायनेमिक्स का थर्मो में। इन दोनों चीजों को एक साथ जब पढ़ते हैं ना, कभी ये कभी वो, कभी इससे ये कभी इससे वो, अरे हाँ ना बोल, उससे उस पूरी पढ़ाई को कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रखता है। आपको तो थोड़ा ही पढ़ाया जाएगा, 2-5 लेक्चर में अभी खत्म कर दिया जाएगा, पर वास्तविकता में बहुत बड़ा टॉपिक है। पूरा जीवन आप इसमें निकाल सकते हो। लोगों ने इसके बेस पे पता नहीं क्या क्या चीजें बनाई हैं। और हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हमारे पूरे जीवन का एक बेसिक स्ट्रक्चर जो चालू हुआ था, जिससे अपनी गाड़ियां चलने लगी, स्टीम इंजन और ये सब, वो सब यहीं से इजाद हुए। थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट इंजन, ये इंजन वो इंजन, पता नहीं कितना पढ़ोगे। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कहीं अपने डॉक्टर बन रहे हो तो आपको करना पड़ेगा। जैसे मतलब जब हम आईआईटी में थे तो मैंने क्यों वो बोला कि इंजीनियर अगर कोई बनता है तो उसको पढ़ना पड़ता है ये सब। अरे हाँ, थर्मोडायनेमिक्स बहुत सारा पार्ट आता है जहां पे हीट में कन्वर्ट होती है, जो मेडिकल साइंसेस में चल रहा होता है। तो अलग अलग बातें हैं, वो अलग अलग हिस्से की चर्चा है। तो बेसिकली वो मेडिकल साइंसेस में भी है ये, इंजीनियरिंग में भी है ये, सही बताऊं तो पूरे जीवन में हमारे ये उपलब्ध है। खैर, मैं फालतू की बात पे चला गया। क्या वर्कडन कैन बी कन्वर्टेड टू हीट? क्या हीट कैन बी कन्वर्टेड टू वर्कडन? दिस स्टडी इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो इज रिलेटेड टू व्हाट? हीट। डायनेमिक्स रिलेटेड टू मैकेनिक्स। आप एग्जांपल लिख सकते हो, रबिंग ऑफ हैंड्स, कन्वर्जन ऑफ वर्कडन टू हीट। स्टीम इंजन, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्कडन। दैट इज हाउ। इस तरह की स्टडी जब होती है तो उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। घबराने की और शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो भाई। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक भाई, थर्मोडायनेमिक्स का क्या बेसिक मतलब है हम समझ गए। ठीक भाई, it is the study of heat exchange resulting in pressure, volume and temperature of changes. Basically heat exchange होती है, टेम्परेचर चेंज। बेसिक किताबी डेफिनेशन है, लिख लो, चाहो तो लिख लो, बाकी सब समझ में आएगा भी आगे। किताबी डेफिनेशन, जब गैस पे अपन अगर गैस के लिए बात करें जो अपन पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स, आप जब उसमें पिस्टन चलाओगे या दबाओगे या उसके से वर्क डन कराओगे तो उस गैस का प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज होगी। उस प्रोसेस को इट इज द स्टडी ऑफ हीट एक्सचेंज रिजल्टिंग इन, जब हीट एक्सचेंज होती है, चाहे वर्कडन के फॉर्म में हो चाहे वर्कडन से हीट की फॉर्म में हो, तो गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होता है। उसकी स्टडी को थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। किताबी डेफिनेशन है, परेशान मत हो, अभी अपने आप फील आएगी उसकी धीरे धीरे। जो मैं बोला चमका। इसको पढ़ने से पहले 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, आइसोलेटेड, ओपन और क्लोज।
क्लोज, उनका क्या मतलब होता है फटाफट फटाफट पढ़ लो। कभी कभी ऐसा बोला जाएगा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, तो उसका मतलब अपन समझ पाए। तीन टाइप के सिस्टम होते हैं जिस पे गैस को रखा जा सकता है, उनके तीनों का क्या मतलब है। जैसे याद है अपन ने पढ़ा था एडियाबैटिक वॉल्स, कंडक्टिंग वॉल्स, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, वो सब यहां पे भी पढ़ा सकता था, पर पहले इसलिए पढ़ा दिया कि धीरे धीरे फील आए, सारी एक चीज एक साथ रटने वाली ना आए। तो अगर कभी भी एक साथ रटने वाली चीज होती है तो मैं उसको धीरे धीरे आगे पीछे तोड़ता हूं, ताकि आप उसको सेट करते जाओ अपने मन में। अरे यस और नो, अरे हाँ सर। खैर उससे तुम्हें क्या लेने देना कि सीक्वेंस कैसे रखी जाती है, तो मेरा काम है कि सीक्वेंस ऐसी रखी जाए कि आपको बात समझ आए, उसी बात के तो हम एक्सपर्ट हैं। अरे हाँ ना तो बोलो। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब गैस की वॉल्स, गैस एक चैम्बर में बंद है और गैस की वॉल बिल्कुल सॉलिड एकदम, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, एडियाबैटिक वॉल्स की हैं। गैस की ना हीट आगे बाहर जा सकती है, ना अंदर आ सकती है, ना गैस उड़ सकती है, ना उसके अंदर गैस बढ़ सकती है, ना घट सकती है। यानी कि ना तो मास चेंज हो सकता है गैस का, और ना ही गैस की में कोई हीट आ जा सकती है। बिल्कुल अगर ऐसा कर रखा है तो ऐसा सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ मास, ये कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम। तो कभी बोल दीजिए आइसोलेटेड सिस्टम मींस देयर विल बी नो चेंज ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड देयर विल बी नो चेंज ऑफ मास ऑफ द गैस। यस और नो, बेसिक डेफिनेशन आइसोलेटेड सिस्टम। रटने वाली चीजें जो अगर सवाल करने हैं तो ऐसी टर्मिनोलॉजी हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट अपना आता है क्लोज्ड सिस्टम। ऐसा समझो आपकी गैस की वॉल्स डायथर्मिक है या कंडक्टिंग है। याद करो डायथर्मिक वॉल क्या होती थी, याद करो, जो हीट धीरे धीरे एक्सचेंज करती थी, पर करती तो थी ना, कंडक्टिंग भी मान सकते हो। तो अगर सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज हो सके पर डब्बा बिल्कुल बंद है, पर डब्बा बिल्कुल बंद है, तो एनर्जी तो एक्सचेंज होगी बट मास एक्सचेंज नहीं होगा। जब किसी भी गैस के सिस्टम में ऐसा हो कि एनर्जी तो एक्सचेंज हो सकती हो पर मास एक्सचेंज ना हो सके, तो उसे कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। अरे क्या कहते हैं? क्लोज्ड सिस्टम। घबराने की और शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके सर, वो कहलाता है क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। एक और जिसे कहते हैं ओपन सिस्टम। अब आपको समझ में आ जाएगा। अगर भैया साहब वॉल कैसी बना दो पर एक तरफ से अगर लिड खुली हुई है यानी कि ढक्कन खुला हुआ है तो गैस बाहर भी जा सकती है, बाहर वाली गैस अंदर भी आ सकती है, तो मास बदल भी सकता है और हीट तो चेंज हो ही सकती है, यानी कि हीट भी एक्सचेंज हो सकती है और मास भी एक्सचेंज हो सकता है। ऐसे सिस्टम को कहते हैं ओपन सिस्टम। ये टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम ऐसे लिखना, टाइप्स ऑफ सिस्टम आइसोलेटेड, क्लोज्ड, ओपन। सिंपल। आइसोलेटेड नो हीट एक्सचेंज नो मास एक्सचेंज, क्लोज्ड हीट एक्सचेंज नो मास चेंज, ओपन हीट एक्सचेंज मास एक्सचेंज, कुछ भी हो सकता है। ये बातें टर्मिनोलॉजी अपने को याद होनी चाहिए। शर्माने की और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो भाई। हाँ सर। बात तो बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल जोरदार है। चलो भाई, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बिल्कुल बेसिक बात आ गई। अब थोड़ी देर लॉ पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब सबसे काम का है अपने। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पहले आ गए थे, सेकंड अपने ज़्यादा कोर्सेज में नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही ज़्यादा है। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जब आ गए थे उसके बाद लाया गया, तो इस तो बहुत ज़्यादा कोई खास, मतलब खास तो नहीं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है उसकी, बट बहुत बेसिक सी बात है, तुम्हें कॉमन सेंस से वैसे ही समझ में आता है। उसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। फटाफट सुनो, टाइम पास नहीं करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है समझो। मान लो तीन बॉडी है, तीन चैम्बर है, गैस ए गैस बी, गैसेज हैं इनमें, ऐसा समझना। तीन चैम्बर हैं, पी ए वी ए टी ए, पी बी वी बी टी बी, पी वी पी सी वी सी टी सी। अब क्या करा, इन तीनों को ऐसे मिला दो। कैसे मिलाओ देखो ध्यान से, ये ऐसे, ठीक। और अब अपन समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ऐसा समझो कि ऐसे पूरा चैम्बर बन गया। आप समझना, ए और बी के बीच की जो वॉल्स हैं वो एडियाबैटिक है, मतलब ए से बी में हीट नहीं जा सकती। पर ए और सी और बी और सी के बीच में जो वॉल है वो डायथर्मिक है, मतलब ए से सी में एनर्जी जा सकती है, बी से सी में एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, पर ए से बी में नहीं हो सकती। अगर हम ऐसा सिस्टम बना दें, सोचो, तो आपको लॉजिकली समझ में आएगा कि कुछ देर बाद ए और सी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, पर कुछ देर बाद सी और बी का भी टेम्परेचर सेम हो जाएगा। अरे हाँ, तो क्या हम बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम क्या ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम?
एंड क्या बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम? इफ ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम मींस ए एंड सी आर इन, बहुत नॉर्मल सी बात है, तुम्हें समझ में आती है, बस लॉ है इसलिए फटाफट पढ़ लो। ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इंप्लाइज टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। वैसे ही बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम implies temperature of B equal to temperature of C. This implies A and B are in thermal equilibrium. मतलब टी ए इक्वल टू टी बी। क्या कॉमन सेंस है, वैसे भी पता था तुम्हें, पर हीट में या थर्मोडायनेमिक्स में इस बात की एक आगे चल के तुझे समझ आएगी कि महत्ता है, इसलिए उसे पूरा एक लॉ माना गया कि अगर दो बॉडी आपस में इक्विलिब्रियम है और उनमें से एक बॉडी किसी तीसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों बॉडी भी इक्विलिब्रियम में होंगी। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर सेम, क्योंकि जब तक टेम्परेचर सेम नहीं होता हीट एक्सचेंज होती रहेगी। क्योंकि याद करो, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर temperature to lower temperature. So if two systems A and B are separated in thermal equilibrium with the third one, then they themselves are in thermal equilibrium with each other. zeroth law है, दिमाग में याद रख लो, कभी कोई पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए। इस पे बेस कोई आपके लिए खास सवाल नहीं आने वाले, और वैसे अगर मैं नहीं भी पढ़ा था तो भी आप ये कॉमन सेंस से कर सकते थे, अरे यस और नो, पर एक महत्ता है उसकी जो आपको आगे समझ में आएगी। और जब आज तो आपके लिए कॉमन सेंस है, बट बरसों पहले ये कॉमन सेंस नहीं था, इसको जानना पड़ा, इसको समझना पड़ा, क्योंकि टेम्परेचर डिफाइन करा गया था। तो उतार लो फटाफट, उतार लो फटाफट। अरे उतार लो फटाफट भाई, अरे बोलो भाई, अरे हाँ हाँ, अरे उतारो भाई, उतारो भाई, अरे उतार लिया क्या, बोलो भाई। हाँ सर, हाँ सर, ये बात हमें समझ आ गई। तो नो हीट ट्रांसफर, यहाँ पे हीट ट्रांसफर, ये वो, ओके, तो भाई फाइनली टेम्परेचर तीनों का सेम हो गया। ठीक है भाई, वो तो हमें वैसे भी समझ आ रहा था। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, चलो अब आती है, ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब बात आती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको समझने का प्रयास करें, इसको समझने का प्रयास करें, ध्यान से देख। मान लो कि एक गैस चैम्बर है, उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है और वो स्प्रिंग से बंधा हुआ है। समझना अच्छे से, फिर से देखना इसको। ठीक, हमने इस हीटर से को गरम करा तो हमने गैस में क्या छोड़ी? हीट। हीटर गरम होके क्या छोड़ता है? हीट, रेडिएशन से। और हाँ सर, और वो एक गैस चैम्बर में डाल दी, उस वजह से गैस गर्म हुई। गैस गर्म हुई तो भाई उसने उसका प्रेशर बढ़ा तो उसने पिस्टन को दबाया, तो क्या गैस ने कार्य करा? सोच, गैस के पार्टिकल्स, ध्यान समझना। अच्छा, ये अब जो बोलने आ रहा हूं, ये केमिस्ट्री में उल्टा पढ़ाते हैं, फिजिक्स में सीधा पढ़ाते हैं, इसलिए इसको मिलाना मत केमिस्ट्री के साथ। मैं ऐसे मजाक कर रहा हूं, उनको उल्टा मानो, हमें सीधा मानो, हमें सीधा मानो, उनको उल्टा मानो, जो आपकी इच्छा हो, पर फील फिजिक्स में फिजिक्स की तरह करें। फील में फिजिक्स अलग तरीके से करते हैं, हम जो लिखेंगे उसका ऐसा नहीं कि वो गलत है कि हम सही हैं, कि हम गलत हैं वो सही है, सोचने का तरीका अलग है। हम गैस के फ्रेम में करते हैं, वो एक्सटर्नल एजेंट के फ्रेम में करते हैं। खैर, मैं अपनी फिजिक्स की बात करता हूं। मान लीजिए कि हमने सिंपल लॉ है, ये भी लॉजिकल, एनर्जी कंजर्वेशन है, बहुत ध्यान से सोचो। तो सोच, मैंने हीट दी रेडिएशन से, गैस में गर्मी आई, टेम्परेचर बढ़ा तो पार्टिकल तेज से दौड़े तो उन्होंने प्रेशर ज्यादा क्रिएट करा वॉल पे, तो जो पिस्टन था वो दबा। जब पिस्टन दबा तो क्या बेसिकली गैस ने कार्य करा? गैस ने कार्य करा किस पर? पिस्टन पर। अरे हाँ, अब सोच, मान ले कि हीटर से हमने एनर्जी दी 100 जूल। कितनी दी? 100 जूल। हाँ सर, इस 100 जूल का कुछ हिस्से ने तो गैस के टेम्परेचर को बढ़ा दिया। मान ले इसको पहले टेम्परेचर 200 केल्विन था, अब 300 केल्विन हो गया। मान ले, ऐसा हो सकता है जो मैंने बोला पहले? बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है ना ऐसा। अब समझ कि मान लो गैस का पहले टेम्परेचर 200 केल्विन, अब हो गया 300 केल्विन, या पहले 300 केल्विन था, अब 400 केल्विन हो गया। क्या पिस्टन भी हिला? पिस्टन हिला अगर तो उसको, और उसके पीछे स्प्रिंग लग रही थी, तो पिस्टन को हिलाने में किसी ने कार्य करा होगा। वो एनर्जी कहां से आई? अरे हाँ, जो हमने हीट दी। तो जब मान ले मैंने हीट दी 100 जूल, तो क्या 100 जूल हीट में से कुछ एनर्जी ने तो क्या गैस का टेम्परेचर बढ़ाया, और उसी हिस्से का कुछ एनर्जी ने क्या पिस्टन को चलाया? अरे हाँ सर, तो जब पिस्टन चला वो वर्क डन था।
तो सोच, हीट इज कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, वर्क डन। बट क्या इट माइट बी कि देयर इज सम चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। और हाँ, तो सोच, हीटर से जो एनर्जी मिली उसके दो हिस्से हुए, उसने कुछ तो कुछ तो एनर्जी बढ़ा दी, किसकी, गैस की, और कुछ कार्य कर लिया। तो क्या सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा गया, dq। क्या बोला गया, एनर्जी ऑफ द रिमेन सेम थ्रू इट में एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड, क्या हुआ, देखो, dq इक्वल टू du प्लस dw। हाँ, छोटी सी एनर्जी अगर हमने dq दी तो du क्या है, स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी वही F/2 nRT। अरे हाँ सर, ये पढ़ चुके हैं। तो du क्या होगा, F/2 nR। du मतलब चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी, या आप बोल सकते हो अगर स्मॉल चेंज ले लो तो dt। अरे हाँ सर, चेंज इन एनर्जी, वर्क डन बाय द गैस। तो जो हीट मिली वो, उसने दो काम करा, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाई, किसकी किसकी किसकी, गैस की, और कुछ कार्य करा गैस ने। तो गैस में एनर्जी पूरी कंजर्व, जो मिली उसमें कुछ खुद तो कुछ के पास रख ली इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में, और कुछ वर्क दे दिया कि चलो भाई तुम भी रख लो। ऐसे हम फिजिक्स में समझते हैं। केमिस्ट्री में आप थोड़ा अलग तरीके से समझ सकते हो, ऐसा हो सकता है, इसलिए उसे मैच मत करो, उसे कंफ्यूज मत हो। बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो अपने आप तुम्हें वो फील आने लगेगी। दोनों का सोचने का तरीका डिफरेंस है बस। हम गैस के फ्रेम में सोच रहे हैं, गैस को एनर्जी मिली, खुद के पास रख ली, कुछ कार्य कर दिया। तो जो कार्य कर दिया उसको हमने मान लिया, उसे बोला गया वर्क डन बाय गैस। तो हमने इसे बोला वर्क डन बाय गैस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या ये सोच के देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हमें कॉमन सेंस से समझ आता है? अरे आता है कि नहीं आता? अरे आता है कि नहीं आता? अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ ना बोलो भाई। ओके, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये लिखा हुआ है, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन सेम दो इट मे बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। एनर्जी कांस्टेंट है, हीट के फॉर्म में आई भले, पर कुछ कार्य में चली गई। अरे वर्क डन भी तो एनर्जी ही है, और हीट भी एनर्जी है। पर ऐसे समझो, एनर्जी और इंटरनल एनर्जी भी एनर्जी है, पर तीनों का मतलब अलग अलग है। वो मैकेनिकल एनर्जी में दिखती है, ये गर्माहट में दिखती है, ये पार्टिकल इंटरनल एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी में दिखती है। अरे हाँ ना बोल, है एनर्जीज, तो एनर्जी कंजर्व्ड है, पर उनको देखने का परसेप्शन अलग अलग है। कोई एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गई, किसी ने गर्माहट दी, किसी ने उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा ली। अरे हाँ ना तो बोलो भाई, पर वो इंटर एक्सचेंजेबल है। अरे है कि नहीं, कभी कार्य कर कर गर्मी ले आओगे, कभी कार्य कर कर इंटरनल एनर्जी बढ़ा लोगे, कभी इंटरनल एनर्जी घटाकर कार्य कर लोगे, कभी इंटरनल एनर्जी घटाकर हीट दे दोगे। ऐसा ही करते रहोगे, इन तीनों में ही नाचते रहोगे। कभी इसने उसको दे दिया, कभी उसने इसको दे दिया। अरे है तो सब एनर्जी, और इन तीनों का एक इक्विलिब्रियम, वो कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहलाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। dq इक्वल टू du प्लस dw। क्या मास्टर की बात समझ आई है? हाँ सर आई है, जोरदार लग रहा है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो भाई। हाँ सर, हाँ सर, सही लग रहा है सर, आगे बढ़ जाओ सर, कोई तकलीफ नहीं है। चलो, ये कॉमन सेंस, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ भाई, हमें समझ में आता है ये। बोलो क्लियर है क्या ये? अरे सोच लो भाई, अरे पक्का, अरे गारंटीड? हाँ सर। चलो भाई, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू, यही अपना वर्णन है। अब अपन बात करते हैं क्यू नेट। अगर कोई भी प्रोसेस हुआ जिसमें गैस, मान लीजिए हीटर लगा रखा था, अब गैस का पिस्टन ऐसे दब गया, ऐसे था, ऐसे स्प्रिंग लगा रखी, कुछ भी मान सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो। मान लो यहाँ पर आ गया, तो पहले क्या इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन, तो कितनी हीट दी? क्यू नेट चेंज, मान लो पहले टेम्परेचर टी इनिशियल था, बाद में टी फाइनल हो गया। ठीक, बिल्कुल सही बात। तो नेट हीट कितनी दी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज F/2 nR डेल्टा टी। क्या ये बात समझ चुके हैं? अपन पढ़ चुके हैं, अपन पढ़ चुके हैं, ये बात अपन पढ़ चुके हैं। और वर्क डन बाई गैस मैकेनिक्स का हिस्सा है जो अपन पढ़ेंगे। वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस। अब छोटी छोटी बातें सुनना। क्या ये डी यू जो है,
क्या चीज, du। अरे हाँ, याद करो स्टेट फंक्शन था, टेम्परेचर को कैसे अचीव करा उससे कोई लेना देना नहीं है। आप किस प्रोसेस से इससे टेम्परेचर टी इनिशियल से टी फाइनल पहुंचे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो डज नॉट डिपेंड ऑन प्रोसेस, डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर। ये बात हम जानते हैं इसके बारे में। क्या ये डिपेंड्स ऑन प्रोसेस? हाँ। प्रोसेस पे क्यों? सोच अगर मैं पिस्टन को पकड़ के बैठ जाता, स्प्रिंग लगाता ही नहीं, तो जितनी भी हीट आती सब इंटरनल एनर्जी में चली जाती, तो टेम्परेचर तो पिस्टन हिलता ही नहीं, तो वर्डन जीरो होता। हाँ सर, पर अगर टेम्परेचर 300 से 400 केल्विन हुआ तो डेल्टा यू उतना ही होता। सोच, अरे हाँ, वर्कडन बाई गैस पीडीवी, ये ऐसा समझो कि डिपेंड करता है स्प्रिंग कितनी तगड़ी लगाई, फिक्स तो नहीं कर दिया, और कुछ प्रेशर तो बाहर अलग नहीं है, कितना जोर हमें लगाना पड़ रहा है। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वर्क डन बाई गैस, अगर तुम ऐसे समझो, पिस्टन को ऐसे समझो, आप ऐसा समझो, अब ऐसे समझो, ये प्रेशर ऑफ गैस है और ये पी आउटसाइड है। हम जो बेसिक बात मानते हैं वो ये मानते हैं, हम इसको मानते हैं कि पिस्टन इनफाइनाइटली स्लो मूव कर रहा है, ऐसा मानते हैं हम। आपने क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस के नाम पे पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, मैं उससे नाम लेके डरा नहीं रहा आपको, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के नाम से। और हाँ सर, है ना, पढ़ा था ना, मैं उस नाम से आपको डरा। आप तो समझो कि बहुत धीरे 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 पिस्टन हिल रहा है। धीरे धीरे क्यों मान रहे हैं? ताकि हम ये मान सकें कि P of gas equal to P of outside every time। अच्छा, प्रेशर ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ आउटसाइड हमेशा बराबर हैं। क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं पिस्टन बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है। आप ऐसे समझो कि इधर 1 atm प्रेशर है ना बाहर, तो अंदर 1 atm अगर इक्विलिब्रियम है तो 1 atm 0.000000000000000 तेरी 10-20 पीढ़ियां जीरो, इतना सा ज्यादा है बस, तो गैस थोड़ा सा हिला दी, कोई ऐसा है हमेशा। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, ऐसा इसलिए मानते हैं और हम हमेशा ऐसा मानेंगे। अब समझो, अब सोचो कि अगर पिस्टन ऐसे हिला, मान लो dx, तो यहां प्रेशर ऑफ गैस है, dx की बहुत थोड़ा सा हिला, मान लो dx, तो गैस ने कितना कार्य करा? क्या गैस के द्वारा जो इधर फोर्स लगा, क्या फोर्स हुआ प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया? अरे हाँ सर, तो dw वर्क डन बाई गैस क्या हुआ? बोलो, वर्डन बाई गैस हुआ सर, छोटा सा वर्डन हुआ सर, फोर्स ऑफ गैस दैट इज पी ऑफ गैस इंटू ए इंटू dx। और क्या dx इंटू ए, क्या ये छोटी सी वॉल्यूम dv हुई? स्मॉल चेंज इन v। पहले अगर v थी, अब क्या v प्लस dv हो गई, तो क्या dv इज बेसिकली, तो क्या प्रेशर ऑफ गैस इंटू dv इज dw? अरे हाँ सर, तो गैस द्वारा वर्क क्या लिखा गया? प्रेशर ऑफ गैस इंटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, छोटा सा वर्कडन, छोटी सी वैल्यू, प्रेशर ऑफ गैस इंटू डीवी, प्रेशर ऑफ गैस इंटू डीवी। घबराने की और शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे हाँ सर, dw आया प्रेशर ऑफ गैस इंटू ए इंटू dx, दैट इज प्रेशर ऑफ गैस इंटू dv, दैट इज प्रेशर ऑफ गैस इंटू dv। अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो। सोच, क्या ये वर्डन प्रोसेस पे डिपेंड करता है? हाँ, स्ट्रिंग मतलब स्प्रिंग मोटी तो नहीं है, पिस्टन मोटा तो नहीं है, वर्टिकल तो नहीं रखा, आइडियाबैटिक वॉल है कि नहीं, बहुत सारी बात है। पर टेम्परेचर अगर अचीव हो गया तो इंटरनल एनर्जी किस तरीके से अचीव करा गया उससे फर्क नहीं पड़ता।
पर सोचो, क्या वर्डन इस बात पर डिपेंड करता है कि अपन ने कैसे अचीव करा, स्प्रिंग कैसी थी बाहर? अरे हाँ, तो इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, इसीलिए लिखा गया डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। इसका मतलब क्या क्यूनेट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रोसेस? हाँ, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। अरे हाँ सर, क्योंकि क्यूनेट सोचो तो डेल्टा यू पे भी डिपेंड करता है, वर्डन पे भी करता है, तो वो भी डिपेंड करेगा। पर डेल्टा यू डिपेंड नहीं करता भाई। अगर टेम्परेचर 300 से 400 हो गया तो भाई उसका तो डेल्टा यू का फॉर्मूला सेम है, पर वर्डन का अलग अलग हो सकता है, तो क्यूनेट का भी अलग अलग हो सकता है। बहुत सारे टाइप के आप प्रोसेस पढ़ोगे, कुछ तो आप कुछ के बारे में आप जान चुके हो, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, फिर पढ़ोगे एडियाबैटिक, फिर पढ़ोगे पॉलीट्रॉपिक टाइप ऑफ प्रोसेसेस, अभी आगे आएंगे वो। फिर बताओ क्या बेसिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एनर्जी कंजर्वेशन। जो हमें बेसिक से समझ आता है उसको फील करोगे, रटो मत, उसको फील करोगे तो अच्छे से बात समझ आएगी, नहीं करोगे फील तो समझ नहीं आएगी। पहले बताओ जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर, थर्मोडायनेमिक्स, फील करो उसको। एनर्जी की 3 फॉर्म, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, हीट, उनको रिलेट करके दे दिया। ओके सर, एनर्जी कंजर्व्ड है, हीट से आके वर्डन में चले गए, हीट से आके इंटरनल में चले गए, इंटर से आके वर्डन में चले गए, इंटरनल से आके ये हो गया वो हो गया। बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो। ठीक, ये उतार लिया, अरे उतार लिया, अरे सोच लो, ये थोड़ी सी कहानी याद होनी चाहिए आपको। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें अपने आप सेट हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना कि हम इतना स्लो प्रोसेस मानते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस और हर इंस्टेंट पे प्रेशर ऑफ आउटसाइड सेम रहता है, हर इंस्टेंट पे। तो कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें गैस का प्रेशर नहीं पता हो पर आउटसाइड का बताओ, तो आउटसाइड का प्रेशर का मैग्नीट्यूड और गैस के प्रेशर का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अच्छा, तो ध्यान रखना, समटाइम्स इट माइट बी पॉसिबल दैट एग्जामिनर विल नॉट give you the gas pressure but it will give you the outside pressure. If it will give you the outside pressure at every instant, क्या the outside pressure is equal to gas pressure? ओके, बात तो सर आपकी सही है, जोरदार है, मजेदार है। ओके, अरे आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बढ़ जाओ सर, बढ़ जाओ सर, बढ़ जाओ सर। लो भाई, बढ़ गए। ओके, विच विल टेक लेस एनर्जी टू चेंज द टेम्परेचर डेल्टा टी। देखो ये विच विल टेक लेस एनर्जी टू चेंज द टेम्परेचर डेल्टा टी। ओ हो, अब क्या करें? थर्मोडायनामिक्स नीचे क्यों आ गया है? आ गया हो गलती से, कोई बात नहीं। 2 प्रोसेस अपन कर रहे हैं, ध्यान से समझना, प्रोसेस को समझना पहले अच्छे से। देखो ध्यान से, एक में देखो, ठीक ऐसे हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर है। दूसरे में देखो, ध्यान से देखो, कंफ्यूज हो रहे तुम, एक मिनट, ये ढंग से नहीं आ रहा, रुक जाओ एक मिनट। ये देखो, इस वाले केस में, ए वाले केस में देखो, हीट दी और पिस्टन बाहर मूव करा। अरे हाँ सर, पिस्टन हीट दी और पिस्टन बाहर मूव करा, ठीक। दूसरे वाले में पकड़ रखा है, हीट दी पर पिस्टन मूव नहीं करा। मान लो इसका टेम्परेचर भी डेल्टा टी बढ़ा और इसका टेम्परेचर भी डेल्टा टी बढ़ा, किसमें हीट ज्यादा देनी पड़ी या किसमें हीट कम देनी पड़ी? मान लो एक गैस थी, एक में पिस्टन हिल गया, एक में पकड़ रखा है, नहीं हिल रहा, हिलने नहीं दे रहे। अच्छा, तो बताओ, अगर दोनों गैसेस का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाना है, सेम गैस है, सेम मोल है, सब सेम है, तो किसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ये बताओ, या लेस देनी पड़ेगी, जो आपको मानना हो? बोलो, लेस देनी पड़ेगी। लेस पूछा ना इसमें, हाँ। विच विल टेक लेस एनर्जी टू चेंज द टेम्परेचर डेल्टा टी। तो ध्यान से सोच, इस वाले केस में वर्क डन इज इक्वल टू 0, इसमें वर्क डन इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव है, इधर ही गैस का प्रेशर लग रहा है, इधर ही गैस का फोर्स है और इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन बाय गैस कैसा हुआ? पॉजिटिव। हो, अच्छा, दोनों में अगर डेल्टा टी सेम है तो क्या दोनों का डेल्टा यू सेम है? अरे हाँ, तो सोचो, क्या डी क्यू ए होगा डेल्टा यू प्लस वर्क डन, इसमें डी डेल्टा क्यू बी होगा डेल्टा यू प्लस 0। 0 क्यों? वर्क डन है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है क्या डेल्टा क्यू ए इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बी।
अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मतलब बी वाले प्रोसेस में सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट कम देनी पड़ेगी, हीट कम देनी पड़ेगी। ध्यान से देखिए, दूसरा वाला प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है, जिसमें कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, जिसमें कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा। पहला वाला अगर ढंग से समझोगे तो कांस्टेंट प्रेशर वाला होगा। देख, पिस्टन है, बाहर का प्रेशर क्या पी नॉट ही है। अरे हाँ, तो ध्यान से देख, तो पहला प्रोसेस ना कांस्टेंट प्रेशर वाला है। क्या बाहर अगर प्रेशर ऐसे रखा हुआ और बाहर एयर है, तो प्रेशर बाहर का तो कांस्टेंट ना पी नॉट, तो हमेशा गैस का भी कितना रहेगा पी नॉट, तभी तो धीरे 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 पिस्टन हिलेगा। अरे हाँ, और दूसरे में तो अपने पिस्टन पकड़ रखा है। अरे हाँ, तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। अरे हाँ, तो पहला प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट वाला है, दूसरा प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट वाला है। इसी फील के लिए बता रहा हूं। खैर, अभी तो मैंने ऐसे ही समझाया आपको। अच्छा, अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो क्या बी वाले में एनर्जी कम देनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, वो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती, पर वर्क डन करता है, इसलिए क्यू भी करता है। तो एक गैस का टेम्परेचर अगर 300-400 केल्विन ले जाना है तो दो तरीके हो सकते हैं, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, और दोनों में एनर्जी रिक्वायर्ड डिफरेंट होगी, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि वर्क डन डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो। बोलो, क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर। बोलो, राम लालो श्याम लालो। अरे हाँ सर, सही लग रहा है सर, सही सा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार लग रहा है सर। चलो भाई, जोरदार लग रहा है तो आगे बढ़ते हैं। अरे हो गया क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, हो गया सर, हो गया सर। चलो भाई, आ जाओ। Internal energy is the energy corresponding to the internal motion of molecules and their interaction, and it is denoted by symbol U। ये अपन सब पहले पढ़ चुके हैं, फालतू की बात करने नहीं है। सिस्टम की एनर्जी होती है क्या? अगर अपन बात करें मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द सिस्टम, मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, हमारे केस में जीरो है। हमारे केस में ये जीरो है बिकॉज ऑफ आइडियल गैस अजम्पशन। और हाँ सर, इसलिए हमारी टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये होती है ज़ीरो, और ये होती है 3/2 PV, जिसको लिखते हैं 3/2 nRT, और जनरलाइज करते हैं तो लिखते हैं F/2 PV। F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, या F/2 nRT। और हाँ सर, ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं, इंटरनल एनर्जी पे अपन चर्चा बहुत डिटेल में KTG में ही कर चुके हैं। और हाँ सर, ये तो अपन पहले ही कर चुके हैं, इसलिए इस पे बार बार चचे पे करने की आवश्यकता नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, ये क्लियर है, ठीक। इट इज सम ऑफ ऑल द, उतार लिया, पहले उतारो इसको, उतारो। एक अच्छी चीज बताता हूं इंटरनल एनर्जी के बारे में, सुनना अच्छे से, सुनना अच्छे से, सुनना ध्यान सुने। क्यों उतार लिया? एक अच्छी चीज, नई चीज बता, इंटरनल एनर्जी ये तो पढ़ चुके थे, एक अच्छी चीज नई चीज बताता हूं इंटरनल एनर्जी के बारे में। कभी अच्छा सवाल आएगा तो वो आ सकता है, कभी अच्छा सवाल आ जाए तो वो आ सकता है। सुने ध्यान से, क्या ध्यान से सुन, देख, इसको जो कह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करना। एक गैस है, ठीक, ग्राउंड पे रखी हुई है, ठीक। इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है? F/2 KT nRT, बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। टेम्परेचर T है, ठीक। यही गैस चैम्बर एक ट्रक पे रख दूं, सोच के देखना, किस पे रख दूं? एक ट्रक पर। T टेम्परेचर, ठीक। तो और इस ट्रक चल रहा है V से, मान लो
ओ हो। तो समझना, काइनेटिक एनर्जी या ऐसा समझो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो कंटेनर पर बैठकर है, मतलब उसी गैस के कंटेनर के सेंटर पे बैठ जाएं, तो जो F/2 nRT आया, F/2 nRT ध्यान से सोचो तो है तो काइनेटिक एनर्जी ना। हाँ सर बिल्कुल है, बोलो है कि नहीं है। सो इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंटेनर। अच्छा, सो F/2 nRT थी तो काइनेटिक एनर्जी ना। अरे हाँ, पर काइनेटिक एनर्जी तो फ्रेम डिपेंडेंट चीज है ना। अरे हाँ, अभी तक सोचा ही नहीं था क्योंकि अपन कंटेनर को रेस्ट पे ही मान रहे थे, पर सोच कंटेनर चलने लग जाए। अरे हाँ सर, सो F/2 nRT इज बेसिकली इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू, हालांकि ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसकी, बट फिर भी याद रखें, विद रिस्पेक्ट टू व्हेन वी आर सिटिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंटेनर। So F/2 is the energy with respect to center of mass of container of gas, जो गैस का सेंटर ऑफ मास है वहां बैठकर। अच्छा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बोलो क्लियर है। अरे सोच लो, अगर कोई इससे पूछ ले आपसे व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी टोटल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ऐसे ही अच्छा सवाल पूछ रहा हूं, तो पता क्या लिखोगे, F/2 nRT, तो उसके रेस्पेक्ट में प्लस हाफ टोटल मास इंटू V², काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। याद है सेंटर ऑफ मास के रूप में एनर्जी, जैसे याद कर रोटेशन में लिखते थे, टोटल एनर्जी कैसे लिखते थे, चलती हुई और घूमती हुई बॉडी का, एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वही कराए देख। और हाँ, हालांकि फिर कह रहा हूं ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, अपने F/2 nRT से मतलब रहता है, पर एक अच्छी बात इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छी बात है कि इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको समझ में आनी चाहिए, वही समझाने का प्रयास करा है मैंने। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, समझ तो आया सर, काइनेटिक टोटल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स F/2 nRT प्लस हाफ m टोटल V²। हालांकि बहुत कम कभी यूज में आएगा तुम्हारे, पर इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है, वे काइनेटिक एनर्जी होती है, ये ऐसा होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, अपने को उसके बारे में फील आनी चाहिए। अरे फील आएगी तभी तो उसको आगे पढ़ पाओगे, वरना पढ़ पाना संभव नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, उतार लो इसको, बोलो क्लियर है क्या? ये तो अपन पढ़ चुके हैं सब, इट इज ए स्टेट फंक्शन, ये वो। इट इज सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सिस्टम। ये इस लाइन का मतलब मैंने आपको समझाया है, बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर है सर। चलो तो फिर आगे बढ़ जाएं क्या? ओके, बाकी आप जानते हो इट इज द सोल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैसे भी पहुंचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ द स्टेट फंक्शन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, डेल्टा यू भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। देखो भाई, उतारो मत इसे, कर चुके तुम लोग पहले एक बार, ये नई बात थी जो बताई, बोलो क्लियर? अरे सोच लो, हाँ सर, हाँ सर, ये बात तो नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। ओके क्लियर है सर, आगे बढ़ जाएंगे सर, बढ़ जाओ बढ़ जाओ, आगे चलो। देखो अब अपन निकालना सीखते हैं वर्कडन बाई गैस, जो मैंने अभी आपको सिखाया। वर्कडन बाई गैस अलग अलग प्रोसेस के लिए निकालेंगे आप। क्या वर्कडन प्रोसेस पर डिपेंड करता है? हाँ, पर इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं करती, उससे टेम्परेचर चेंज से मतलब है उसको। वर्कडन बाई गैस, जैसे अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन ने जो बोला अभी, देखो अगर अपन गैस की बात करें तो मैंने बताया पी ऑफ गैस और पी और आउटसाइड हमेशा बराबर रहता है। मान लो dx चला तो dw इक्वल टू पी गैस dv, ये भी मैंने आपको लिख के बताया था, समझाया था ढंग से। dw को क्या लिखते हैं? प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया
मान लो अपन dx हिले तो लिखा गया प्रेशर ऑफ गैस इंटू dv। अब आप सोचो कि अगर आप पिस्टन को, अगर आपका पिस्टन ऐसे समझें, अगर आपका पिस्टन ऐसे स्प्रिंग लगी हुई है, कुछ भी लगी हुई है, सोचो अगर आपका पिस्टन यहाँ से x चल गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो क्या इसको ध्यान से समझो, क्या ऐसा हो सकता है कि आउटसाइड प्रेशर चेंज हो रहा हो सकता है। तो छोटा सा वर्कडन जो आपने लिखा dw dx, टोटल वर्कडन लिखने के लिए क्या लिखेंगे, वर्कडन टोटल, वर्कडन बाई गैस का फॉर्मूला आया इंटीग्रेशन ऑफ पी गैस इंटू dv। अब ये किस प्रोसेस में क्या क्या आएगा ये डिपेंड करता है, प्रेशर ऑफ गैस इंटू dv, प्रेशर ऑफ गैस इंटू dv, क्या ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है? हाँ सर बिल्कुल करता है, 110% करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल करता है सर, बिल्कुल करता है, कंफर्म। ठीक भाई, अगर करता है तो ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो। ठीक भाई, पी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ गैस इंटू डीवी, और आप जानते हो एट एवरी इंस्टेंट पी ऑफ गैस इक्वल टू पी ऑफ आउटसाइड। ये क्लियर? अब अलग अलग प्रोसेस, 3 प्रोसेस तूने अभी तक पढ़े, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। आइसोबारिक का मतलब क्या? कांस्टेंट प्रेशर। किसका कांस्टेंट प्रेशर? बोलो किसका कांस्टेंट प्रेशर? जैसे मान लो ऐसे पिस्टन अपन ने हीट दी, तो देखो धीरे 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 क्या पी नॉट इक्वल टू पी ऑफ गैस इक्वल्स टू सेम। जब आउटसाइड का प्रेशर सेम चेंज नहीं हो रहा, जब आउटसाइड का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो भाई साहब गैस का प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो क्या ये हीट जो दी गई उसमें जो पिस्टन हिला उसमें क्या गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहा? जैसे जैसे हीट दी थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, थोड़ा सा सरका दिया, पर प्रेशर वही रहा, धीरे 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 ऐसे ही प्रेशर वही रखते हुए आगे बढ़ते रहे। ओके, अब सोचो वर्डन लिखो, तो प्रेशर ऑफ गैस क्या है? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया पी नॉट इंटीग्रेशन डीवी। मान लो इनिशियल वॉल्यूम V1 थी या V इनिशियल थी और फाइनल V फाइनल थी, तो क्या पी नॉट V इनिशियल से V फाइनल। ये आप बाहर इसलिए ले पाए क्योंकि ये आइसो बारीक प्रोसेस था। ओके, तो क्या पी नॉट V फाइनल माइनस V इनिशियल इज द वर्डन। कब? जब आइसोबारिक प्रोसेस हो। कैसे लिख सकते हैं? पी नॉट डेल्टा V। कैसे लिख सकते हैं? पी नॉट V फाइनल माइनस पी नॉट V इनिशियल। क्या इनिशियली लिख सकते हैं? पी नॉट V इनिशियल इक्वल टू NRT इनिशियल, पी नॉट V फाइनल इक्वल टू NRT फाइनल। और हाँ सर, तो कैसे लिख सकते हैं? NRT फाइनल माइनस T इनिशियल, यानी कि NR डेल्टा T। और हाँ सर, तो अगर प्रोसेस आइसो बारीक हो जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, तो वर्डन बाई गैस बहुत सिंपली आ जाएगा। कितना? पी नॉट डेल्टा वी। पी नॉट सिंपल, अरे पी कांस्टेंट है भाई, पी नॉट डेल्टा वी की बजाय तुम प्रेशर ऑफ गैस इंटू डेल्टा वी भी लिख सकते हो। प्रेशर ऐसे रटना, प्रेशर ऑफ गैस इंटू डेल्टा वी, गड़बड़ मत कर लेना। और हाँ सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? सिंपल, क्योंकि कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक। कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। ओके सर, तो अगर अपन ऐसा प्रोसेस ले रहे हैं जिसमें आइसोबारिक प्रोसेस है, तो भैया वर्णन याद होना चाहिए, पी नॉट डेल्टा वी, एन आर डेल्टा टी। ठीक, अच्छा सोच, कोई आपसे हीट पूछ ले तो, हालांकि आगे आएगा, फिर सोच डेल्टा क्यू। मान लो टेम्परेचर चेंज हुआ टी इनिशियल से टी फाइनल, दैट इज डेल्टा टी इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सोच के देख, क्या डेल्टा क्यू कितना हुआ? एन आर डेल्टा क्यू डी यू, चेंज इन हीट क्या लिखा जाएगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और हाँ सर, तो हीट कितनी हुई? डेल्टा यू कितना सर? F/2 NR डेल्टा टी। और हाँ सर,
और वर्क डन बाय गैस कितना आया, अरे सर एन आर डेल्टा टी, ओ हो, तो डायरेक्ट हीट भी आ गई F/2+1 एन आर डेल्टा टी। हालांकि मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया, बट सोच डेल्टा क्यू लिख लिया तूने, डेल्टा क्यू लिख लिया तुमने, कितना F/2+1 एन आर डेल्टा टी। कब कब, अरे कब बोलो, अरे कब, जब, सोच लो, जब भैया प्रोसेस हुआ आइसोबारिक। कैसा हुआ, आइसोबारिक। अरे सोच लो, अरे पक्का, हाँ सर। जब प्रोसेस कैसा हुआ, आइसोबारिक, तब अपने आप हो गया F/2+1 एन आर डेल्टा टी, F/2+1 एन आर डेल्टा टी, F/2+1 एन आर डेल्टा टी। ओ हो, वर्डन हुआ ये, तो डेल्टा क्यू भी आ गया, वर्डन भी आ गया, और डेल्टा यू भी आ गया, सब निकालना आ गया हमें, किसके लिए, आइसोबारिक के लिए। हाँ सर, हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, बोलो समझ आया क्या। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तीन प्रोसेस अपन पढ़े हुए हैं थोड़ा सा, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, उनको पहले पढ़ लेते हैं तीनों को अच्छे से। सही चल रहा है सर, सही लग रहा है सर, याद रखना, ओके, सब इंटरकनेक्टेड है। तो वर्क डन आया P V2 - V1 NR T2 - T1, ठीक है, हमें समझ आ गया, आगे चलते हैं। ओ हो, देखो भाई DQ की वैल्यू DU + DW, ओ हो, Qnet कितना है, F/2+1 NR डेल्टा T या F/2+1 P डेल्टा V, वो एक ही बात है, NR डेल्टा T। ध्यान से समझो, अपन ने क्या लिखा, PV = NRT, P अगर कांस्टेंट है तो PV2 - V1 = NR T2 - T1। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, बस तो वही बात लिख दी यहाँ पे। बोलो क्लियर है क्या, अरे सोच लो, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, इस आइसोबारिक प्रोसेस है, सॉरी, कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक। तो ये कहानी अपने को अच्छे से समझ आनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे पक्का, ओके सर, बात तो समझ आई सर, बढ़िया भी लग रहा है सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, पढ़ते चलो, सुनते चलो, मौज मारो, आओ। अब तो सही बताऊं, तीनों प्रोसेस करूंगा, तुम भी जानते हो। उससे पहले एक सवाल कर लेते हैं। एन एरोमेटिक सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन एट वन एंड इज फिल्ड विद 2 मोल्स ऑफ मोनोटोमिक गैस एट टेम्परेचर 300 केल्विन। इफ द गैस इज स्लोली हीटेड, धीरे धीरे, स्लोली का मतलब समझते हो तुम, 600 केल्विन, देन फाइंड आउट वर्क डन बाय द गैस एंड द हीट एनर्जी गिवन टू द गैस। द सराउंडिंग प्रेशर इज P0। सराउंडिंग प्रेशर P0 है, धीरे धीरे हीट कर रहे हैं और पिस्टन पे और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा, तो क्या पिस्टन धीरे 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 आगे बढ़ेगा। सवाल पढ़कर खुद समझना पड़ेगा कि आइसोबारिक प्रोसेस है। हालांकि अभी तुम्हें फील आ रही होगी क्योंकि मैंने आइसोबारिक ही पढ़ा है, पर ये फील आनी चाहिए। अगर इस पिस्टन पे बाहर स्प्रिंग लगी होती तो ऐसा नहीं होता, पर सोच सिर्फ पिस्टन है और बाहर सिर्फ एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर तो चेंज होगा नहीं। तो अगर धीरे 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 पिस्टन बाहर आएगा तो प्रेशर ऑफ गैस क्या हमेशा P0 रहेगा। तो बाय रीडिंग क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि दिस इज व्हाट, दिस इज विच प्रोसेस, दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, तो वर्क डन बाय द गैस एंड द हीट एनर्जी, वर्क डन और हीट एनर्जी दोनों बताना, फटाफट बता दो सर। आइसोबारिक, सबसे पहली बात, आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब वर्क डन सर P डेल्टा V या फिर सर NR डेल्टा T। कौन सा फॉर्मूला लगाएं इसमें, NR वाला सही लग रहा है, 2 × 8.3 डेल्टा T इज 600 - 300, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, 2 × 8.3 × 300, अरे हाँ ना बोलो भाई। तो 8.3 × 6 × 100, अरे यस और नो, बिल्कुल सही, 6 3 जा 18, बिल्कुल सही, 6 3 जा 18, हाँ ठीक है, ये 6 3 जा 18 1 और 6 8 जा 48, तो 49.8, ये सही चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही, सही तो लिख रहा हूँ, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, बिल्कुल सही, 49.8 × 100 यानी कि कितना हो गया, 4980 जूल। अरे हाँ सर, वर्क डन हो गया 4980 जूल। ओके, डेल्टा यू कितना हुआ सर, F/2, कैसी गैस है, 2 मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक, 3/2 × 2 × R × डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना, फिर से 300, तो 8.3 × सही तो चल रहा है, हाँ, 8.3 ×
9 इंटू 100, ओ हो। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो 9 3 जा 27, 8 9 जा 72, 72 प्लस 2 तो 74.7 इंटू 100, यानी कि 74700 जूल। ओ हो। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हीट। तो डेल्टा क्यू क्या होगा? डेल्टा यू 74700 प्लस 4980। सही तो कर रहा हूँ ना मैं? नहीं, कुछ गड़बड़ करी मैंने। 74700, एक ही जीरो आएगा ना। अरे हाँ, तो 7470 और 4980, तो जोड़ लो इनको। 7470 और 4980, 00 7 8 15, 15 और ये 5 और 9 14 का लगा 1, 8 और 4 12, 12450। अरे हाँ सर, मैंने कोई गड़बड़ करी क्या? सही तो कर रहा हूँ। अपना कितना आया? 8 की वैल्यू कुछ अलग ले ली होगी, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है। अरे हाँ ना बोलो भाई, 4980 तो सही है ना? मैं कुछ गड़बड़ करी क्या कहीं? 4980 8 की आर के लिए थोड़ी आगे तक ले ली होगी। कहाँ तक? 8.312 या 8.2196, वैसे बोलो। क्लियर है क्या? बड़ा आंसर अपना सही आ रहा है। जो मैं बोला क्या चमका? इसीलिए कह रहा हूं इसमें कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आर की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी होगी, जो दे रखी हो उसी को प्रयोग करना, नहीं तो थोड़ा बहुत आंसर में वेरिएशन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। अब जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रही तो डीवी क्या होगा? हमेशा जीरो। तो वर्डन क्या होगा? जीरो। अरे जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रही तो डीवी कभी आएगा ही नहीं। डीवी कभी आएगा नहीं तो वर्डन कभी भी चेंज नहीं होगा, और वर्डन कभी भी चेंज नहीं होगा तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्डन। हाँ सर, पर वर्णन क्या है? जीरो। तो क्या डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, दैट इज F/2 NR डेल्टा टी। ये कब होगा? जब कैसा प्रोसेस होगा? आइसोकोरिक में वर्णन हो ही नहीं सकता। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मजे के साथ कह रहे हो। हाँ सर, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू F/2 NR डेल्टा टी। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? देखो भाई, ठीक भाई, अच्छी बात भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। इतना टाइम बचा है, 5-10 मिनट बचे होंगे। देखो भाई, हाँ भाई, चलो भाई, F/2 NR डेल्टा टी। अच्छा ठीक, आ जाओ। F/2 NR डेल्टा टी हो गया ये तो। एक सवाल करो, एडियाबैटिक सिलेंडर, एडियाबैटिक का मतलब हीट बाहर नहीं जा सकती विद फिक्स पिस्टन। अच्छा, कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, सर एडियाबैटिक वॉल है, हीट कैसे आ गई? अरे एडियाबैटिक वॉल का मतलब इस कंटेनर के बाहर नहीं जा सकती, पर हमने हीटर तो लगा रखा है ना, उससे तो हीट डाल ही रहे हैं ना। हाँ, सो एन एडियाबैटिक सिलेंडर विद फिक्स पिस्टन एट वन एंड इज फिल्ड विद 2 moles of नॉर्मल गैस एट टेंपरेचर 300 केल्विन। द गैस इज स्लोली हीटेड टू 300 केल्विन, देन फाइंड आउट वर्क डन बाय द गैस एंड द हीट एनर्जी गिवन टू द गैस, द सराउंडिंग प्रेशर इज P0। ये तो कर लिया ना अभी सवाल। The gas is slowly heated to 300 Kelvin, then find out work done by the gas and the heat energy to the gas, the surrounding pressure is P0। ये तो अभी तो करा सवाल, ये वापस कैसे आ गया? कुछ चेंज है क्या सवाल में? हाँ सवाल चेंज है ना, सॉरी। फिक्स पिस्टन, अगर पिस्टन फिक्स्ड है तो वर्डन क्या होगा? वही सवाल। पर अब वर्डन क्या हो गया? जीरो। तो सिर्फ डेल्टा यू आएगा। वो कितना आएगा? 2 F/2। कैसी गैस है? मोनो एटॉमिक। तो 3/2 इंटू 2 इंटू R इंटू 300। और हाँ, तो वही 9 इंटू 8.3 इंटू 100।
अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। और क्या डेल्टा यू ही डेल्टा क्यू के बराबर होगा? अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, आ गया, बिल्कुल सिंपल। पिछले वाला सवाल लिया, पिछले वाला क्या था? आइसोकोरिक। ये वाला क्या हो गया? पिछले वाला क्या था? आइसोबारिक। ये वाला क्या हो गया? आइसोकोरिक। सिंपल। फटाफट फटाफट कर लो इसको, टाइम पास मत करो ज्यादा। समझ आ गया? तो सोचो, एक गैस का टेम्परेचर अगर 600 से 300 से 600 करना हो तो सोच, अगर आइसोकोरिक से करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, आइसोबारिक से करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, आइसोकोरिक से करेंगे तो एनर्जी कम लगेगी। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर। लो आ जाओ। आइसोथर्मल प्रोसेस मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आइसोथर्मल का मतलब क्या? कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। ओ हो, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब समझना, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। हाँ सर, क्या ये टर्म कांस्टेंट होती है? यानी कि पीवी बराबर कांस्टेंट। हाँ सर। अब सोचो, वर्णन का फॉर्मूला क्या होता है? पी डी वी। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो क्या पी चेंज होता है? हाँ। क्या वी भी चेंज होता है? हाँ। तो अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो या तो पी वी की टर्म्स में बताओ या वी पी की टर्म्स में पता हो। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मान लो कि आपका इनिशियल प्रेशर था पी इनिशियल वी इनिशियल, और फाइनल हो गया पी फाइनल वी फाइनल। पर ये दोनों पी इनिशियल वी इनिशियल एन आर टी और एन आर टी के बराबर है, यानी कि ये सी सी के बराबर है कांस्टेंट टर्म के। पी डी वी। ओ हो, क्या पी को लिख सकते हैं? क्या पी को लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, क्या पी को लिख सकते हैं? सी बाई वी। सी इज सम कांस्टेंट। अरे हाँ, तो इसको लिख लो भाई। क्या लिखेंगे? देखो, प्योर बेसिक मैथ्स है। क्या लिखेंगे? देखो 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 देखो, सिंपल, देखते चलो सब लोग। क्या लिखेंगे? सी बाई वी डी वी। अच्छा, सी तो कांस्टेंट है तो सी बाहर आ गया, डी वी बाई वी। अरे हाँ सर, अच्छा, बात बिल्कुल सही है। अब सोच, सी को क्या लिख सकते हैं? सर सी को या तो लिख सकते हो पी वी, पी इनिशियल वी इनिशियल भी लिख सकते हो, पी फाइनल वी फाइनल भी लिख सकते हो, और एन आर टी भी लिख सकते हो। तो अच्छे से लिखना हो तो ऐसे लिख लो, एन आर टी इंटीग्रेशन डी वी बाई वी। अब सोचो, v की लिमिट क्या? क्या ये फंक्शन v का बन गया? v की लिमिट क्या? सर v की लिमिट v इनिशियल से v फाइनल। और हाँ सर, v इनिशियल से v फाइनल। एनआरटी टी चेंज हो नहीं रहा। किस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो रहा है? क्योंकि प्रोसेस है आइसोथर्मल। क्योंकि प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल। तो एनआरटी वी इनिशियल डीवी बाई वी, वी इनिशियल से वी फाइनल, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन वी। वी इनिशियल से वी फाइनल, सो एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। NRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल। अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। NRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल। इसको आप वैसे तो याद रखो, बाकी इसको कई तरीके से लिख सकते हो आप। P इनिशियल V इनिशियल ln V फाइनल बाई V इनिशियल। पी इनिशियल वी इनिशियल की जगह पी फाइनल वी फाइनल लिख लो। ध्यान से देखो, तो पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। तो क्या वी फाइनल बाई वी इनिशियल इक्वल टू क्या पी इनिशियल बाई पी फाइनल? तो क्या इसको एन आर टी एल एन पी इनिशियल बाई पी फाइनल भी लिख सकते हो, पर ये स्टैंडर्ड है, आपको ये वाली याद रखो, एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। बाकी तो जो इच्छा वो कर लो। अरे हाँ सर, तो ये फॉर्मूला वर्कडन का रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। अच्छा, इसकी हीट की बात कर लो। हीट डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्कडन। डेल्टा यू तो 0 है, क्यों? अरे टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो F/2 अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी 0 है, मतलब डेल्टा यू
जीरो है, यू जीरो नहीं है, डेल्टा यू जीरो है, तो हीट जो आई वो लिखी गई डेल्टा क्यू इक्वल टू वर्क डन, यानी कि फिर से NRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल। और सर तीनों प्रोसेस के लिए अपने को हीट, वर्क डन और डेल्टा यू निकालना आ गया। कौन से तीन प्रोसेस? आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, बोलो भाई, सोच लो। हाँ सर, सो डेल्टा क्यू इक्वल टू NRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल। उतार लो, उतारो, क्या अपने को तो वैसे क्लैरिटी है। अरे है कि नहीं है? हाँ सर है। ये सब चीजें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी वर्क डन को लेकर, पर याद रखना उनका प्लस माइनस थोड़ा डिफरेंट होता है, अपना डिफरेंट है, फिजिक्स हिसाब से पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। अरे हो गया क्या तीनों का? अरे सोच लो। हाँ सर, तो भैया डेल्टा क्यू अगर रट लेते हैं एक बार, आइसोबारिक डेल्टा क्यू F/2 + 1 NR डेल्टा टी, वर्क डन इज कितना? NR डेल्टा टी। अरे हाँ सर, आइसोकोरिक वर्क डन जीरो, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, यानी कि F/2 NR डेल्टा टी। आइसोथर्मल वर्क डन NRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, और यही डेल्टा क्यू है क्योंकि डेल्टा यू जीरो है। इसलिए अगर अपने को इन तीनों प्रोसेस के लिए तीनों चीजें याद रह जाएं तो कोई बुराई नहीं है। हो गया, ये तो हो गया, बात समझ आ गई। अरे हाँ सर, हो गया तो सब समझ आ गया हमें। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, बोलो सोच लो। अरे पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे आप ये बना लो और इसको याद रखना। कैसे? सुन, ऐसे बना लो, याद करने वाला, ध्यान समझो, वैसे तुम्हें होगा बट फिर भी। आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, ठीक। डेल्टा यू, वर्क डन एंड डेल्टा क्यू, ठीक। आइसोबारिक में डेल्टा यू F/2 NR डेल्टा टी, वर्क डन NR डेल्टा टी, डेल्टा क्यू F/2 + 1 NR डेल्टा टी, याद होना चाहिए ये। आइसोकोरिक डेल्टा यू F/2 NR डेल्टा टी, वर्क डन जीरो, डेल्टा क्यू F/2 NR डेल्टा टी। अरे वाह, आइसोथर्मल डेल्टा यू जीरो, वर्क डन NRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, और ये ही अपना क्या हो गया? हीट भी। इसलिए अगर ये टेबल याद होनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, याद होनी चाहिए, एज इट इज, मन मंदिर में बसी होनी चाहिए, फील के साथ, तीनों प्रोसेस के, वर्क डन, डेल्टा यू, डेल्टा क्यू। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, याद रखोगे क्या पूरा लेक्चर? हाँ सर, सवाल तो अब आएंगे धीरे धीरे करके। तो जो मैं बोला चमका? हाँ सर। तो अगले टर्न पे फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। आप हो शानदार क्योंकि आपका मास्टर है जोरदार। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।